ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 241। एक अच्छे से सुसज्जित कमरे के अंदर दो लोग आमने सामने बैठे थे। उनमें से एक नाथन था जो अपने 50 के दशक के अंत में था। उसने एक ढीली भूरी शर्ट और सफ़ेद पतलून पहन रखी थी। उसकी आंखें तेज थी जब उसने अपने सामने बैठे व्यक्ति को देखा। ये व्यक्ति नाथन से बड़ा लग रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर नाथन की तुलना में कई अधिक झुर्रियां थीं, जिसकी बालों में अभी हाल ही में सफ़ेदी आनी शुरू हुई थी। इस व्यक्ति की विशेषताएं तेज थीं। देखने से ऐसा लगता था कि वह अपने युवा दिनों में एक आकर्षक व्यक्ति था, क्योंकि वह अब भी एक खास आकर्षण बनाए हुए था, भले ही वह अब बूढ़ा हो गया हो। इस व्यक्ति का नाम मार्टिन था। वह नाथन का बड़ा भाई था और अनिता और नीलिमा का सबसे बड़ा भाई भी था। क्या है नाथन, तुम जानते हो कि मेरे पास इस समय बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं सराहना करूंगा अगर तुम मुझे जल्दी से बता सको कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो ताकि मैं जा सकूं, मार्टिन ने अधीर स्वर में कहा। आओ भाई, तुम कह रहे हो कि तुम किसी चीज में व्यस्त हो जब तुम सो रहे थे जब मैंने तुमसे मिलने के लिए कहा। नाथन ने अपने भाई को देखा, उसकी आंखों में अविश्वास स्पष्ट था। क्या तुम नहीं सोचते कि सोना किसी को व्यस्त बना सकता है? मार्टिन ने संकीर्ण आंखों से पूछा। ये तब माना जा सकता है जब यह रात का समय होता, लेकिन अब केवल 2 बजे हैं। यह अभी भी दिन का समय है, इसलिए तुम्हें कम से कम अभी कुछ करना चाहिए। आखिरकार आज सितंबर महीने की पहली तारीख है, नाथन ने कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मौसम पहले से ही बदलना शुरू हो गया है। हमने अभी गर्मी का अनुभव किया है, तापमान काफी ऊंचा था, लेकिन अब जब शरद ऋतु आ गई है, तापमान पहले से ही गिरना शुरू हो गया है। इसलिए मुझे आराम करने दो। जो भी तुम कहना चाहते हो जल्दी करो ताकि मैं सो सकूं, मार्टिन ने शिकायत की। वे वर्तमान में उसके घर में थे, जो परिवार के हवेली के पूर्वी छोर पर स्थित था। वह घर से बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वह मौसम की परिस्थितियों में बदलाव को संभाल नहीं सकता। हंफ, नाथन ने हंसते हुए कहा। फिर उसने अपने भाई से मिलने का कारण बताना शुरू किया। मैंने हाल ही में पिता और चाचा से संपर्क करने की कोशिश की है, शनिवार से, लेकिन वे सभी मुझसे मिलने से मना कर रहे हैं। तुमने क्या किया कि उन्होंने तुम्हें देखने से मना कर दिया जब तुमने उनकी उपस्थिति की मांग की? मार्टिन ने नाथन को घूरते हुए पूछा। जितना उसे पता था, उसके पिता और चाचा निश्चित रूप से उनमें से किसी को भी देखने से मना नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक था कि उनके पास कुछ ऐसा हो जो वास्तव में उनकी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अन्यथा जब 2 बुजुर्गों को पता चलेगा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है तो एक दंड होगा। जादुई कहानियों में पाए जाने वाले पुराने लोगों के विपरीत, जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत समय तक एकांत में बिताते हैं, जेज़्डा परिवार के बुजुर्ग अलग थे। वे मुख्य परिवार के व्यवसायों के प्रभारी थे, जो देश के अंदर या बाहर थे, इसलिए उन्हें परेशान करना पसंद नहीं था। हालांकि वे पहले से ही बूढ़े थे, वे तब तक काम करना बंद नहीं करेंगे जब तक कि उन्होंने अंततः किसी को नहीं पाया जो उन्हें प्रतिस्थापित करेगा। हालांकि वे अपने उत्तराधिकारियों की निगरानी करेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वह सही रास्ते पर है, इससे पहले कि वे अंततः सेवानिवृत्त हों। सामान्यतः इस समय तक, जब वे पहले या अंतिम 80 के दशक में होते और कुछ 90 के दशक में होते, वे पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके होते। लेकिन कुछ दशकों पहले ऐसा कुछ हुआ था कि बुजुर्गों ने तय किया कि वे परिवार की बागडोर अपनी अगली पीढ़ी को नहीं सौंपेंगे। दूसरे शब्दों में, केवल दूसरी पीढ़ी जो उनके बाद आई थी, वह परिवार का उत्तराधिकारी बनेगी। इसलिए वे इस समय तक काम करते रहे जब उन्हें पहले ही सेवानिवृत्त होना चाहिए था। मैंने उन्हें नाराज करने के लिए कुछ नहीं किया है। जब से मैं याद कर सकता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो परिवार के नियमों के खिलाफ हो, नाथन ने कहा। मार्टिन ने उसे संदेह से देखा। निश्चित रूप से उसने उसके चेहरे पर एक स्पष्ट झूठ पर विश्वास नहीं किया। जिस तरह से उसने अपने भाई को जाना, वह ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी चाहता था उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। और हाल ही में कई लोग परिवार के प्रमुख के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिन्होंने आगे प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय लिया। केवल 2 लोग बचे, नाथन का बेटा और अनिता का बेटा। हालांकि उसने इस बारे में बात न करने का निर्णय लिया क्योंकि इससे वह जागते रहने का समय बढ़ा देगा। ठीक है, बस मुझे बताओ कि तुम उन्हें क्या बताने वाले थे ताकि मैं देख सकूं कि क्या ये कुछ ऐसा है जिसे मैं पिता से कह सकता हूं कि वह बाहर आकर संभालें, मार्टिन ने हाथ लहराते हुए कहा। नाथन के होंठ मार्टिन के शब्दों पर कान पे। जिस तरह से वह बातें कर रहा था, उससे यह आसानी से समझा जा सकता था कि वह आमतौर पर अपने पिता और चाचा से बेतुकी बातें करने आता था। उसके पास ऐसी चीजों पर समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे ताकि वह जो भी शक्ति चाहता था उसे प्राप्त कर सके। मैं अपने बेटे आर्थर के बारे में बात करना चाहता था।
उसे हमला किया गया और इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह अब एक अपंग है और हमें नहीं पता कि क्या वह कभी चल पाएगा। उसे उस कठोर पिटाई के कारण मानसिक समस्या हो रही है, नाथन ने कहा। जितना अधिक वह स्थिति के बारे में बोलता गया उतना ही अधिक वह गुस्से में आ गया। उसके पास पूरे जेज़्डा परिवार पर नियंत्रण और शक्ति प्राप्त करने का केवल एक टिकट अचानक टूट गया था। अब यह एक आश्चर्य था कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। मार्टिन ने नाथन को देखा, उसकी आंखों में संदेह स्पष्ट था। फिर उसने कहा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम जोनाथन को किसी और से गलत समझ नहीं रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है, भाई? ये जानकारी है जो मुझे मेरे बेटे से मिली है, जो अभी हाल ही में जागा है, नाथन ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ कहा। और तुमने अभी कहा कि तुम्हारे बेटे को मानसिक समस्या हो रही है। क्या ये हो सकता है कि उसने जोनाथन को किसी और से गलत समझ लिया? मार्टिन ने आगे सवाल किया। मैंने कहा कि उसे मानसिक समस्या है, लेकिन किसने कहा कि उसे अपनी याददाश्त में समस्या हो रही है? नाथन ने चिल्लाते हुए मार्टिन की ओर उंगली उठाई। आओ, मैं बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें सही रास्ते पर हैं। इसके अलावा जोनाथन ऐसा कुछ क्यों करेगा जो पूरी तरह से परिवार के नियमों के खिलाफ हो और सभी सबूत छोड़ दे? मार्टिन ने जवाब देते हुए कंधे उचका दिए और फिर से पूछा। हालांकि वह अभी जागा है, वह अभी भी ये याद कर सकता है कि मैं उसका पिता हूं। और जब मैंने पूछा कि वह जिस स्थिति में था उसके पीछे कौन था, उसने कहा कि यह जोनाथन था। तुम कैसे जानते हो कि जोनाथन ने सोचा कि आथा हमेशा के लिए कोमा में रहेगा और कभी नहीं जागेगा? नाथन ने इस समय लगभग गरजते हुए कहा। वह इस बात पर भी पछता रहा था कि उसने वास्तव में अपने अविश्वसनीय भाई की मदद मांगने के लिए यहाँ आने का निर्णय लिया। अगर उसके पास कोई और विकल्प होता तो वह उसे चुनता, बजाय इसके कि वह अपने भाई को सच्चाई के बारे में समझाने की कोशिश करे। मार्टिन ने नाथन को संदेह से देखा। वह सोच रहा था कि क्या ये एक तरीका था जिसे नाथन ने अपने बेटे के लिए परिवार के प्रमुख के पद की राह साफ करने के लिए तैयार किया था। परिवार के नियमों के अनुसार जब तक कोई परिवार का प्रमुख बनना नहीं चाहता तब तक उस व्यक्ति को उस पद पर जाने की अनुमति नहीं होगी। और अगर कोई व्यक्ति परिवार के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को भी उस पद पर जाने की अनुमति नहीं होगी। स्पष्ट रूप से सभी अन्य पिछले प्रतियोगियों ने यह कहा था कि वे अब परिवार के प्रमुख के पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते। इसलिए जिस क्षण उन्होंने ऐसा घोषित किया वे उस पद के लिए और योग्य नहीं रहे। क्या तुम हमारे भतीजे को प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए परिवार के नियमों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानते हो कि इस मामले की सच्चाई जानने के लिए एक जांच की जाएगी। इसलिए अगर वे पाते हैं कि तुम जोनाथन पर इस बारे में आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा, मार्टिन ने कहा। मैं परिवार के नियमों को बहुत अच्छे से जानता हूं, भाई। तुम्हें उन्हें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पिछले 50 वर्षों से परिवार के नियमों को गिन रहा हूं, नाथन ने कहा। इसी समय उसकी आंखों में नफरत की एक झलक चमकी। मैं परिवार के नियमों को बहुत अच्छे से जानता हूं, भाई। तुम्हें मुझे उनके बारे में याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पिछले 50 वर्षों से परिवार के नियमों को गिन रहा हूं, नाथन ने कहा। इसी समय उसकी आंखों में नफरत की एक झलक चमकी। परिवार के नियम, यही वह चीज थी जिसने उसे परिवार के प्रमुख के पद पर काबिज होने से रोका। यही परिवार के नियम थे जिन्होंने उसकी पीढ़ी को कभी भी परिवार का प्रमुख बनने से रोका। और वह कारण कि वह परिवार के प्रमुख के पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, वह थी नीलिमा। यही कारण था कि वह उससे गहराई से नफरत करता था, भले ही वह उसकी बहन थी। वह उस चीज की वजह थी जिसे वह बहुत लंबे समय से पाने का सपना देख रहा था। यही कारण था कि उसने अपने बेटे का उपयोग करके परिवार के प्रमुख के पद को पाने का निर्णय लिया। हालांकि पहले उसके बेटे ने कहा था कि वह इस पद में रुचि नहीं रखता, लेकिन अंत में उसने अपने उस बेवकूफ बेटे को परिवार का प्रमुख बनने के लिए राजी कर लिया, फिर सब कुछ उसके लिए संभालने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि आसमान उसके परिवार का नेता बनने के खिलाफ था। न केवल मौका किसी ऐसी चीज के कारण चला गया जो उसके लिए मायने नहीं रखती, बल्कि वर्तमान मौका भी उससे छिन रहा था। वह ऐसा कुछ स्वीकार करने वाला नहीं था। यही कारण था कि उसने तय किया कि उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वह परिवार के नियमों का उपयोग करके जोनाथन को परिवार के प्रमुख के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अयोग्य बना सके। इस तरह भले ही उसका बेटा अभी भी एक अपंग था, चूंकि वह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस पद के लिए योग्य था, तो उसके पिता और चाचा के पास उसे ये पद सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वह स्वयं उसे परिवार से संबंधित निर्णय लेने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होगा। इस तरह वह बूढ़े लोगों को आश्वस्त कर सकेगा कि भविष्य में परिवार में कोई समस्या नहीं होगी। मार्टिन को ऐसा लग रहा था कि नाथन जो भी कह रहा था उससे वह प्रभावित नहीं हुआ। उसने अपने छोटे भाई को देखा और कहा,
क्या तुमने ये जानने के लिए जांच करने की कोशिश की है कि तुम्हारे बेटे ने जो कहा वह सच था या वह झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था? भाई, जिस तरह से मेरे बेटे ने जोनाथन के बारे में बात की, उससे ये स्पष्ट था कि वह जॉन एथन से काफी डरा हुआ था। ये स्पष्ट था कि उसने जॉन एथन के हाथों एक आघात का सामना किया है, जो कि उसका चचेरा भाई है। नाथन ने बिना सोचे समझे कहा। वह चीजों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था जब तक कि वे प्रभावी साबित होते। और अगर उन्हें पता चला कि आथा जो कह रहा था वह बेतुका था, तो वह बस आथा पर दोष डाल देगा। उसके लिए आथा, जिसे शक्ति की कोई भूख नहीं थी, वह व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपने बेटे के रूप में मानता। अगर यह न होता कि वह उसे अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहता था, तो उसे उसकी परवाह नहीं होती कि उसके साथ क्या होता। जब मार्टिन ने देखा कि उसका भाई जो भी कह रहा था वह काफी गंभीर था, तो उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं पिता से संपर्क करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या वह हमारे बीच एक बैठक का आयोजन कर सकते हैं। इस तरह तुम सभी जानकारी प्रस्तुत कर सकते हो जो तुम्हारे बेटे पर जॉन एथन के हमले से संबंधित है। धन्यवाद भाई, मैं वास्तव में तुम्हारी मदद की सराहना करता हूँ। नाथन ने अंततः अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट की और मार्टिन का धन्यवाद किया। जो भी हो, मैं सोने जा रहा हूँ, मार्टिन ने हाथ लहराते हुए कहा और अपनी सीट से उठकर अपने बेडरूम में वापस जाने के लिए तैयार हो गया, ताकि वह अपने छोटे भाई द्वारा बाधित की गई नींद का आनंद ले सके। तुम पिता से कब संपर्क करोगे भाई? नाथन ने जल्दी से पूछा। वह जॉन एथन को और अधिक समय नहीं देना चाहता था कि वह और अधिक चीजें कर सके। उसने हाल ही में कुछ ऐसा किया था जिसने उसे संदेह में डाल दिया था, लेकिन फिर भी चूंकि उसने परिवार से कुछ भी उपयोग नहीं किया था, नाथन उसे शामिल नहीं करना चाहता था या ये पूछना नहीं चाहता था कि वह क्या कर रहा था। आखिरकार जॉन एथन के पास एक व्यक्ति के रूप में अपनी स्वतंत्रता थी, भले ही वह जेज़्दा परिवार का सदस्य हो। मैं कल सुबह पिता से संपर्क करूंगा, मार्टिन ने आलसी स्वर में जवाब दिया और अपने बेडरूम की ओर बढ़ने लगा। भाई, तुम्हें यह आज करना होगा, ये कुछ जरूरी है। अगर तुम और देरी करते हो तो शायद जॉन एथन इस मौके का उपयोग करके सभी सबूत और निशान मिटा देगा जो उसे इंगित करते हैं। नाथन ने मार्टिन की ओर दौड़ते हुए कहा और उसे हाथ से खींचा ताकि वह बेडरूम में वापस न जा सके। उसे पता था कि जैसे ही मार्टिन बेडरूम में जाएगा, उसे बाहर लाना एक कठिन काम होगा। क्या तुम थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते? मैं सोना चाहता हूँ, मार्टिन ने शिकायत की। जैसे ही नाथन कुछ कहने वाला था, उसका फोन बज उठा। उसने अपनी भौहें चिढ़ाई और सोचा कि इस समय उसे कौन कॉल कर रहा है। उसकी योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुसार सप्ताहांत में, विशेष रूप से रविवार को, कोई भी उसे कॉल नहीं करने वाला था जिसे उसने अपने आराम के लिए समर्पित किया था। उसे मार्टिन का हाथ छोड़ना पड़ा जब उसने अपने पतलून की जेब से फोन उठाने की कोशिश की। जब उसने देखा कि उसे कौन कॉल कर रहा है, तो पता चला कि यह उसका व्यक्तिगत सचिव था। ये वास्तव में वह आखिरी व्यक्ति था जिसे उसने इस समय कॉल करने की उम्मीद की थी। आखिरकार एक व्यक्तिगत सचिव के रूप में वह निश्चित रूप से उसके दैनिक कार्यक्रम और व्यवस्थाओं के बारे में जानता था। नाखुशी के साथ उसने कॉल रिसीव की और पूछा, तुम अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि आज सप्ताहांत है और मुझे सभी कामों से मुक्त होना चाहिए? बॉस, सभी लैपटॉप और कंप्यूटरों में समस्या है जो आपके ईमेल का उपयोग कर रहे हैं। फोन के ईयरपीस से एक घबराया हुआ पुरुष स्वर आया। तुम्हारा क्या मतलब है कि समस्या है? क्या तुम इस बारे में स्पष्ट नहीं हो सकते कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? नाथन ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरा मतलब ये था कि सभी कंप्यूटर और लैपटॉप जो आपके ईमेल खाते में साइन इन हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं, वे कुछ खराबी दिखा रहे हैं। वे सभी जानकारी को उजागर कर रहे हैं जो गुप्त रखी जानी चाहिए थी। दूसरी ओर से व्यक्ति ने जवाब दिया। ये सुनकर नाथन की भौहें और भी तिरछी हो गईं। उसने अपने भाई की ओर ध्यान दिया ताकि वह खुद को बहाना बना सके, लेकिन पाया कि उसका भाई पहले ही बेडरूम में जा चुका था। अपने सिर को हिलाते हुए उसने जॉन एथन के मामले को एक तरफ रखकर सबसे जरूरी मामले से निपटने का निर्णय लिया। उसने अपने कंप्यूटरों और लैपटॉप पर बहुत सारे रहस्य रखे थे, लेकिन वे सभी ऐसे थे जिन्हें केवल वह और उसका व्यक्तिगत सचिव ही जानते थे। इसके अलावा उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन तक केवल उसकी पहुंच थी। लेकिन अब जब उसे सूचित किया गया कि कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर, जब तक वे उसके ईमेल खाते का उपयोग कर रहे थे, खराब हो रहे थे। मैं 5 मिनट में जब फ्री होऊंगा तुम्हें वापस कॉल करूंगा, उसने तुरंत कहा और कॉल खत्म कर दी और अपने भाई के घर से बाहर निकल गया। वह अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहा था ताकि ये पुष्टि कर सके कि जो कुछ उसे बताया गया था वह सच था। चूंकि सभी लैपटॉप और कंप्यूटर जो उसके ईमेल का उपयोग कर रहे थे खराब हो रहे थे, तो इसका मतलब था कि उसके पास जो लैपटॉप था वह भी खराब हो सकता था। जब वह अपने घर में पहुंचा तो वह सीधे अपने बेडरूम में गया जहां उसका लैपटॉप रखा था।
और जैसे ही उसे पहले बताया गया था, उसने पाया कि उसका लैपटॉप जो उसने स्लीपिंग मोड में छोड़ा था, वर्तमान में चालू था। और स्थिति को और भी खराब करने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पर जो कुछ भी प्रदर्शित हो रहा था, वह कुछ ऐसा था जिसे वह आमतौर पर गुप्त रखता था। ये एक निश्चित लेनदेन के बारे में जानकारी थी जिसे वह लंबे समय से छिपा रहा था। लेकिन सभी रिकॉर्ड लैपटॉप की स्क्रीन पर बार बार चमक रहे थे। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस जानकारी के किसी और व्यक्ति के सामने आने के बारे में सोचकर उसे बहुत डर लग रहा था। उसने जल्दी से लैपटॉप उठाया और उस जानकारी को बाहर निकालने की कोशिश की जो दस्तावेज रीडर द्वारा प्रदर्शित हो रही थी। लेकिन उसने लैपटॉप पर जो भी बटन दबाया, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई और विकल्प न होने पर उसने लैपटॉप को तोड़ने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बंद हो गया, क्योंकि पावर बटन भी काम करने में विफल रहा था। अपने माथे पर पहले से ही जमा हुए छोटे छोटे पसीने की बूंदों को पोंछते हुए नाथन सोचने लगा, क्या हो रहा है। अपने माथे पर पहले से ही जमा हुए छोटे छोटे पसीने की बूंदों को पोंछते हुए नाथन सोचने लगा, क्या हो रहा है। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी उसके साथ नहीं हुआ था, और न ही उसने कभी सुना था कि ये किसी और के साथ हुआ हो। तो क्या ये एक ऐसा वायरस हो सकता है जो उसके ईमेल खाते को निशाना बना रहा है। लेकिन यह उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता था। आखिरकार अगर वास्तव में ऐसा कोई वायरस था जो ईमेल से जुड़ी किसी चीज को प्रभावित कर सकता था, तो यह एक बेहद खतरनाक वायरस था जिसे जल्द से जल्द संभालना होगा। अच्छी बात यह है कि मैंने इस लैपटॉप में अपने सभी महत्वपूर्ण जानकारी को अपने ईमेल में सुरक्षित रखा है। इससे मुझे उन्हें तब पुनर्प्राप्त करने में मदद मिलेगी जब मुझे उनकी आवश्यकता होगी, नाथन ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपने आप से कहा। लेकिन तभी उसे एक महत्वपूर्ण तथ्य याद आया जिसे वह लगभग भूल गया था। ये तथ्य कि केवल उसके रहस्य ही इस तथाकथित वायरस के प्रकट होने के बाद दिखाए जा रहे थे। उसने अपनी आंखें संकीर्ण की और सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई है जो वर्तमान में मुझे निशाना बना रहा है। वह कौन हो सकता है, नाथन ने अपने आप से पूछा, जबकि वह ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या कोई ऐसा है जो उससे दुश्मनी रखता हो और जो ये सब कर सकता हो। लेकिन उसने जो भी सोचा, उसे ऐसा कोई दिलचस्प व्यक्ति नहीं मिला जो किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा करता हो। अंत में वह यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया गया कि उसे निशाना बना रहा व्यक्ति कौन था। हालांकि वह उस शक्ति को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था जिसे वह इतना चाहता था। कुछ समय ऐसे भी होते थे जब उसे दुश्मन बनाने के विपरीत काम करना पड़ता था। वह समय था जब वह उन लोगों से मिलता था जो उससे उच्च स्तर पर थे। वह उसी स्तर के व्यक्ति से दुश्मनी बनाने में कोई आपत्ति नहीं करता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उस व्यक्ति को बहुत जल्द पार कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति उससे उच्च स्तर पर था, वह ऐसा व्यक्ति था जिसे वह दोस्त बनाने की कोशिश करता था ताकि वह उस व्यक्ति से सभी लाभ प्राप्त कर सके। यह उसकी कार्यशैली थी। अगर तुम उसका समर्थन नहीं करते और तुम उसी स्तर पर हो, तो तुम्हें उसके दुश्मन बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर तुम उससे उच्च स्तर पर हो, तो तुम्हें उसके द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, उसका फोन फिर से बज उठा, जिससे वह अपनी सोच से बाहर आया। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा और पाया कि यह उसका व्यक्तिगत सचिव था जो फिर से कॉल कर रहा था। लैपटॉप की घटना ने उसे उस समय को भूलने पर मजबूर कर दिया था जब उसने अपने व्यक्तिगत सचिव को 5 मिनट बाद कॉल करने के लिए कहा था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसने जल्दी से कॉल उठाई। क्या कंप्यूटर और लैपटॉप अभी भी खराब हो रहे हैं? उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा। हाँ बॉस, जब तक लैपटॉप या कंप्यूटर पावर स्रोत से जुड़े थे या उनकी बैटरी में पर्याप्त शक्ति थी, वे सभी चालू थे, उसके व्यक्तिगत सचिव ने जवाब दिया। नाथन का दिल तेजी से धड़कने लगा, ये सोचकर कि सभी कंप्यूटर या लैपटॉप जिनमें उसकी जानकारी थी, जब तक वे उसके ईमेल खाते से जुड़े थे, वे कई प्रकार की जानकारी दिखा रहे थे। अगर ऐसा हुआ कि उसके प्रतिस्पर्धियों ने वह जानकारी पा ली जो उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती थी, तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए भाग्यशाली बात यह थी कि यह रविवार था और उसके ईमेल से जुड़े सभी लैपटॉप और कंप्यूटर कार्यालय में थे। चूंकि उसने खुद सप्ताहांत की छुट्टी ली थी, उसने सुनिश्चित किया कि उसके सभी अधीनस्थ रविवार को छुट्टी पर रहें। लेकिन निश्चित रूप से इसमें वे लोग शामिल नहीं थे जो सुरक्षा के प्रभारी थे। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और सभी कंप्यूटर और लैपटॉप को तोड़ दो ताकि वे उस गंभीर जानकारी को दिखाना बंद कर सकें। नाथन ने अपने फोन पर चिल्लाया। दूसरी ओर व्यक्तिगत सचिव अपने बॉस की चिल्लाहट से डर गया। लेकिन फिर भी जब उसने अंततः ये समझा कि उसके बॉस उसे क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो वह ये पुष्टि करने के लिए पूछने से नहीं रोक सका कि उसने जो सुना वह सही था। लेकिन बॉस, अगर मैं यहाँ सभी कंप्यूटर और लैपटॉप को तोड़ दूं, तो बहुत सारी जानकारी खो जाएगी। ये खुद काम की प्रगति में बाधा डालेगा, व्यक्तिगत सचिव ने कहा। क्या ये मुझे मायने रखता है? जैसा मैंने कहा, करो।
जब तक कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो रहा है उसे टुकड़ों में तोड़ दो ताकि वह काम करना बंद कर दे। दूसरों को, खासकर मेरे प्रतिस्पर्धियों को, वह जानकारी दिखाना मुझे बहुत अधिक कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा, न कि केवल कुछ जानकारी खोने पर जो हमारे काम को प्रभावित करेगी, नाथन ने गुस्से में कहा। ठीक है बॉस, मैं तुरंत ऐसा करूंगा, व्यक्तिगत सचिव ने जल्दी से जवाब दिया। तो फिर तुम अभी भी क्यों बात कर रहे हो? उन चीजों को नष्ट करो इससे पहले कि वे और अधिक जानकारी दिखाना शुरू करें। नाथन ने फिर से चिल्लाया। टूट टूट टूट। कॉल अंततः समाप्त हो गई और नाथन ने अंततः राहत की सांस ली। उसे ये भी नहीं पता था कि वह कुछ समय से अपनी सांस रोककर खड़ा था जब वह अपने व्यक्तिगत सचिव से परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे लगता है कि यह समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। वर्तमान में केवल समस्या यह है कि उस व्यक्ति से कैसे निपटा जाए जो मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन वह जानता है कि मैं कौन हूँ। यह मेरे लिए बहुत समस्या है। न केवल यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है, बल्कि इस व्यक्ति में इतनी विशेषज्ञता है कि वह उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है जिसे मैंने बहुत लंबे समय से गुप्त रखा है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने सभी दुश्मनों से निपटना होगा, अगर संभव हो, ताकि मैं सभी संभावित खतरों को हटा सकूं। मैं नहीं चाहता कि कई लोग मेरे पीछे हों जब मैं किसी और चीज का सामना कर रहा हूं, नाथन ने अपने आप से कहा। फिर उसने अपने हाथ में रखे फोन की ओर देखा जो वर्तमान में वाइब्रेट कर रहा था। गौर से देखने पर उसने देखा कि एक संदेश आया है। उसने इसे खोला और उसकी भौहें चिढ़ गई क्योंकि उसे पता चला कि उसके फोन की स्क्रीन पर प्रेषक के बारे में कोई जानकारी नहीं दिखाई दे रही थी। नमस्ते नाथन, मुझे लगता है कि तुमने मुझसे पहले ही जानकारी प्राप्त कर ली है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे किसी भी दुश्मन को तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं देने वाला हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि तुम आराम कर सकते हो। आखिरकार तुम केवल एक दुश्मन से निपटने वाले हो और वह स्पष्ट रूप से मैं हूँ। इसलिए तुम मेरी ओर ध्यान केंद्रित करो और अपने अन्य दुश्मनों को भूल जाओ। यह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ निपटने के लिए काफी हूँ। तो एक बैठक के उपहार के रूप में मैं तुम्हें यह उपहार देना चाहता हूं कि तुम अपने ईमेल खाते का उपयोग नहीं कर सकोगे। इसका मतलब है कि तुम्हारे ईमेल खाते से संबंधित कोई भी चीज मेरे द्वारा हैक की जाएगी। और अपने अन्य ईमेल खातों का उपयोग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं उनके बारे में पहले से ही जानता हूं। इसलिए अभी के लिए अपने ईमेल खातों में सुरक्षित की गई जानकारी को पूरी तरह से भूल जाओ। शायद तुम यह भी सोच सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का उपयोग करना भूल जाओ जो तुम्हारे ईमेल से जुड़ी हो। बस इतना ही, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। पीएस, तुम्हारा सबसे बुरा सपना। जैसे ही नाथन ने उस संदेश को पढ़ना समाप्त किया जो उसे बिना किसी प्रेषक के मिला था, उसके हाथ में रखा फोन अचानक चमकने लगा। फिर एक दस्तावेज अचानक खुल गया। जैसे ही नाथन की नज़र उस दस्तावेज पर पड़ी और उसने पहली पंक्ति पढ़ी, उसे अपनी रीढ़ में एक ठंडक का अनुभव हुआ। उस समय स्क्रीन पर जो जानकारी प्रदर्शित हो रही थी वह उस संचार की थी जो उसने स्पाइडर के साथ की थी। इसमें न केवल वह संदेश शामिल था जो उसने स्पाइडर से कुछ करने के लिए कहा था, बल्कि एक बैंक स्टेटमेंट भी था जो उनके बीच हुई ट्रांसफर को दिखा रहा था। नाथन जानता था कि जैसे ही यह जानकारी उसके पिता या चाचा द्वारा देखी जाएगी, वह गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। आखिरकार यह उस संचार की जानकारी थी जो उसने उस हत्यारे के साथ की थी जिसे स्पाइडर के नाम से जाना जाता था, जब उसने उसे जॉन एथन की हत्या करने के लिए नियुक्त किया था। अंत में स्पाइडर ने मिशन को विफल कर दिया, जैसे सभी अन्य पिछले हत्यारों ने विफल किया था। हालांकि वह इस तथ्य से निराश था, लेकिन उसे पता था कि जॉन एथन के साथ बिना कोई निशान छोड़े निपटना एक कठिन कार्य था। नाथन बिस्तर पर गिर गया। हालांकि उसने कुछ भी थकाने वाला नहीं किया था, लेकिन अचानक उसे बहुत थकान महसूस हुई। वह बस आराम करना चाहता था। वर्तमान में जो दबाव वह महसूस कर रहा था, उसके कारण उसने हार मानने का निर्णय लिया और एक पल बाद सो गया, ये सोचते हुए कि जब वह जागेगा तो स्थिति को संभालने के लिए एक समाधान सोचेगा। जो वह नहीं जानता था वह यह था कि यह उसके कमरे में प्रवेश करने के बाद की सबसे बड़ी गलती होगी। और जो अपेक्षित था वह निश्चित रूप से पछतावा और बहुत कुछ था। नाथन, अभी बाहर आओ। नाथन के बेडरूम के बाहर एक गुस्से भरी आवाज आई। नाथन, जो मानसिक थकान के कारण सो रहा था, अचानक अपने बिस्तर से कूद पड़ा। उसका चेहरा उस समय सतर्क था क्योंकि वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई उसके बेडरूम में घुसने की हिम्मत करेगा। ये वह कमरा था जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे भी नहीं जा सकते थे। तो किसी का यहाँ आना एक स्पष्ट चुनौती थी क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, खासकर रविवार को जब उसे आराम करना था। वह वर्तमान में क्रोधित था। न केवल कोई ऐसा था जो उसे उसका सबसे बुरा सपना कह रहा था, बल्कि परिवार में और भी लोग थे जो उसके खिलाफ इस तरह से जाने की हिम्मत कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की जैसे तुम इस जगह के मालिक हो?
तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम यहाँ आकर मेरी नींद को बाधित कर सकते हो? नाथन ने उस दरवाजे पर चिल्लाया जो अभी भी बंद था। वह निश्चित था कि अगर उसने सोने से पहले दरवाजा बंद नहीं किया होता तो दूसरी पार्टी वास्तव में कमरे में प्रवेश कर जाती। अभी बाहर आओ नाथन, तुम बेशर्म। दूसरी पार्टी नाथन की चिल्लाहट से बिल्कुल भी डरी नहीं थी। वास्तव में दूसरी पार्टी इस बात से और भी अधिक क्रोधित लग रही थी कि नाथन कमरे के अंदर था। बंद बंद। दरवाजे पर जोरदार धक्के लग रहे थे। ये स्पष्ट था कि दरवाजे के दूसरी तरफ का व्यक्ति दरवाजा तोड़ने का इरादा रखता था ताकि वह अंदर आ सके। लेकिन जेज़्दा हवेली के दरवाजे इतने आसानी से नहीं टूटते थे। जब दूसरी पार्टी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नाथन का गुस्सा और भी भड़क गया। बिना समय बर्बाद किए वह हत्या की मंशा के साथ दरवाजे की ओर दौड़ा। अगले पल उसने दरवाजा खोला और वहां खड़े व्यक्ति को फरोशस नजरों से देखा। क्या तुम सोचते हो कि मैं इतना आसान हूं, साइमोन? तुम अपने घर से निकले, इस लंबी दूरी पर आए और मेरी नींद को बाधित करने आए। उम्मीद मत करो कि तुम यहां से बिना किसी नुकसान के निकल जाओगे। नाथन ने लगभग गरजते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थी जो ये दिखा रही थी कि वह कितना पागल हो गया था। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो जब तुम वह हो जिसने मेरे बेटे की हत्या में भाग लिया। क्या तुमने सोचा कि मैं नहीं जानता कि तुम वह थे जिसने उसके पीछे हत्यारे भेजे थे? साइमोन ने चिल्लाया। साइमोन एक मध्य आयु का आदमी था जिसके सिर पर कुछ सफेद बाल थे। उसकी गहरी भौहें, भूरे रंग की आंखें और लंबा कद था। उसने वर्तमान में स्वेट पैंट और एक वेस्ट पहना हुआ था। ये स्पष्ट था कि वह यहाँ तब आया जब उसने पुष्टि की या जानकारी प्राप्त की कि नाथन उसके बेटे की हत्या में शामिल था। इस समय सुबह हो चुकी थी। नाथन ने दिन भर सोते हुए सुबह तक का समय बिता दिया था। उसे ये भी नहीं पता चला कि सुबह के लगभग 8 बज चुके थे। जब नाथन ने साइमोन की बात सुनी तो वह स्टन रह गया। साइमोन उसका चचेरा भाई था, वह उसके पिता की दूसरी शाखा से था। लेकिन फिर भी दोनों चचेरे भाई थे। नाथन ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि साइमोन को उस हत्यारे के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे उसने कुछ साल पहले उसके बेटे को मारने के लिए भेजा था। यह उसके लिए एक तरीका था जिससे उसने अपने बेटे के सामने आने वाली प्रतिस्पर्धा से छुटकारा पाने की कोशिश की थी। उसने सुनिश्चित किया था कि वह जो कुछ भी करता है उसमें वह बहुत सावधानी बरतता है और कोई भी जानकारी नहीं छोड़ता जो इस घटना को उसकी ओर इशारा कर सके। अब उसके मन में ये सवाल गूंज रहा था कि साइमोन को उस हत्यारे के बारे में जानकारी कैसे मिली। ये बहुत निराशाजनक हो रहा है। पहले यह मेरे ईमेल खाते का हैक होना था जिसने कई जानकारी को उजागर किया, और अब यहाँ साइमोन है जो अचानक एक ऐसी चीज के बारे में जान गया है जो 1 दशक से अधिक समय से अंधेरे में थी। क्या ये उस व्यक्ति का काम है, या क्या साइमोन को बस उस समय जानकारी मिली जब मेरे ईमेल से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गए? नाथन ने अपने आप से सवाल करना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टी उसे ये सोचने का समय नहीं देने वाली थी कि जानकारी कैसे प्रकट हुई। आज अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं साइमोन जेज़्दा नहीं हूं, साइमोन ने चिल्लाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने स्पष्ट रूप से अपनी तर्कशक्ति खो दी थी और पूरी तरह से यह अनदेखा कर दिया था कि जेज़्दा परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई पर रोक लगाने वाले परिवार के नियम हैं। अगले पल उसने पहले से ही ध्यान न देने वाले नाथन को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद हर दिशा से प्रहार शुरू हो गए। साइमोन को उस सुबह मिली जानकारी के बारे में अभी तक यकीन नहीं था। हालांकि नाथन के चरित्र को जानकर उसने सोचा कि यह संभव है, इसलिए वह गुस्से में आया। हालांकि उस समय वह गुस्से में था, लेकिन यह इतना नहीं था कि वह नाथन को देखते ही हमला कर दे। उसने जानबूझकर ऐसा अभिनय किया कि वह गुस्से में है ताकि वह नाथन की प्रतिक्रिया देख सके। और जैसे ही नाथन ने उस तथ्य पर स्टंट प्रतिक्रिया दिखाई जब उसने कहा कि नाथन ने हत्यारे को भेजा था, तो उसने पुष्टि की कि ये कुछ नाथन से संबंधित था। साइमोन को यह नहीं पता था कि अगर ये कोई और समय होता तो नाथन ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। वास्तव में वह उस पर लगाए गए आरोप का उपयोग करके ये सुनिश्चित करने का एक तरीका खोज सकता था कि साइमोन को नुकसान हो। लेकिन अचानक हुए परिवर्तनों के कारण और लंबे समय से असुविधाजनक स्थिति में होने के कारण उसने अपनी संयम खो दी थी। लेकिन ये सब साइमोन के लिए मायने नहीं रखता था, जो पूरी तरह से क्रोधित था। वह नाथन से मजबूत था और इसलिए उसने नाथन के चेहरे पर कई प्रहार किए जब उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। नाथन अंततः उस समय से बाहर आया जब उसने उन प्रहारों से दर्द महसूस किया जो उसे मिल रहे थे। हालांकि वह साइमोन के जितना मजबूत नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था। इसलिए जैसे ही वह अपनी होश में आया, उसने भी साइमोन के साथ कुश्ती करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक क्रूर लड़ाई में भाग लिया जिससे नाक से खून बहने लगा या होंठ टूट गए। वे लड़ाई जारी रखने ही वाले थे जब अचानक एक और व्यक्ति अंदर आया। नाथन ने साइमोन को रोकने में सफल रहा था कि उसे एक पल की शांति मिली।
ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि साइमोन ने अपने विचार खो दिए थे और बस हमला कर रहा था। वह गहरी सांस लेना चाहता था, लेकिन तभी उसने नए आने वाले को देखा और उसकी लाल आंखों से वह जान गया कि वह निश्चित रूप से मदद करने के लिए यहाँ नहीं था। तू बेशर्म नाथन, तो तुम वह हो जिसने मेरे व्यापार प्रोजेक्ट को विफल किया। क्या तुम जानते हो कि इससे मुझे कितना नुकसान हुआ? उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, भले ही परिवार के नियमों की सुरक्षा हो। नाथन को गालियां देने का एक भी मौका नहीं मिला इससे पहले कि दूसरी पार्टी उस पर झपट पड़ी। फिर एक और झगड़ा शुरू हुआ क्योंकि दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए एक दूसरे पर हावी होने के लिए लड़ रहे थे और जो भी मौका मिला उस पर क्रोधित प्रहार कर रहे थे। साइमोन, जो अब स्वतंत्र था, खड़ा हुआ और उन दोनों की ओर दौड़ा जो लड़ रहे थे। चूंकि वह नाथन को खत्म करना चाहता था, इसलिए वह इस मौके को छोड़ने वाला नहीं था। वह नाथन पर एक प्रहार करने वाला था जब अगले पल वे दोनों जो बर्बर की तरह लड़ रहे थे अपनी स्थिति बदल लेते हैं। नतीजतन प्रहार उस दूसरे व्यक्ति पर लगा जो नाथन के खिलाफ लड़ रहा था, और एक आश्चर्यजनक हमले को प्राप्त करके दूसरी पार्टी पहले तो स्टन रह गई, लेकिन अगले पल वह क्रोधित हो गई और साइमोन पर चिल्लाई, तो तुम दोनों इसमें सहयोग कर रहे हो? फिर ठीक है, मैं तुम दोनों से निपट लूंगा, खासकर तुम चालाक चूहा। और जैसे ही उसने ये लाइन खत्म की, उसने नाथन को अनदेखा किया और साइमोन पर झपट पड़ा जो अभी एक और जाब फेंकने की प्रक्रिया में था। साइमोन का इस समय केवल एक ही विचार था कि ये व्यक्ति उसे नाथन को मारने से रोकना चाहता था, और चूंकि ऐसा था तो वह पहले उससे निपट लेगा फिर नाथन के पास जाएगा। इसलिए उसने लक्ष्य बदल दिया और नए आने वाले पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया। नाथन ने अंततः राहत की सांस ली जब उसने देखा कि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई और आना उसके लिए एक आशीर्वाद होगा, क्योंकि यह उसे लड़ाई से राहत देता है। चूंकि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे तो वह उन्हें अपनी मर्जी से लड़ने देगा। उसे बस खुद को बहाना बनाना था ताकि वह उन्हें लड़ाई के लिए पर्याप्त जगह दे सके। वह सीढ़ियों की ओर लंगड़ाते हुए बढ़ा जो नीचे के मंजिल की ओर जाती थीं। वह इस जगह से जितना दूर हो सके जाना चाहता था। उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करना था ताकि वह उस स्थिति का सामना कर सके जहां उसके कई रहस्य एक के बाद एक उजागर हो रहे थे। जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा, वह स्टन रह गया जब उसने देखा कि एक और व्यक्ति उस सीढ़ी की ओर चढ़ रहा है जिसका वह अभी उपयोग करने की योजना बना रहा था। और जैसे अन्य दोनों, उसकी आंखें भी लाल थीं। जैसे ही उसने नाथन को देखा, उसने चिल्लाया, वहां तुम हो, मैं तुम्हें एक टुकड़े में जाने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हें एक टुकड़ा लेना होगा। इस बिंदु पर नाथन यह जानने के लिए भी इच्छुक नहीं था कि दूसरी पार्टी क्या कह रही थी। उस समय उसका एक ही विचार था, आज हर कोई मुझसे क्यों टकराना चाहता है। जब जेज़्दा हवेली में ये सब हो रहा था, एक दिन पहले विवान अपने कमरे में सेरेनिटी के आवासीय क्षेत्र में स्थित विला के अंदर बैठा था। उसकी आंखें बड़ी उम्मीदों से चमक रही थी जब उसने अपने सामने झपकते हुए स्क्रीन को देखा। यह आखिरकार वह समय था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। महीना आखिरकार खत्म हो गया था और अब उसे अपने पुरस्कार प्राप्त करने का समय आ गया था। कंपनियों की आय अब आ रही है। जैसे ही सिस्टम का प्रॉम्प्ट उसके सामने आया, विवान ने गहरी सांस ली और तय किया कि वह देखेगा कि सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके सामने कैसे प्रकट होंगे। वह इस बार मिलने वाले पुरस्कारों के प्रकारों को लेकर काफी उत्साहित था। उसने इस बार कुछ व्यवसाय शुरू किए थे जो पहले आय पुरस्कार के लिए होने वाले थे, और यही उसे और भी अधिक उत्साहित कर रहा था। हालांकि वह जानता था कि जो आय वह प्राप्त करने वाला था वह 100 गुना बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उसे पैसे में ज्यादा रुचि थी, क्योंकि उसके खाते में पहले से ही 200 अरब रुपये से अधिक थे। आपको गुड विशन सिक्योरिटी लिमिटेड से 70.5 मिलियन रुपये की आय हुई है। गुणक लागू किया गया, आप 7.5 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपको ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर और होप अस्पताल से 105.5 मिलियन रुपये की आय हुई है। गुणक लागू किया गया, आप 10.5 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपको सेरेनिटी आवासीय क्षेत्र से 306 मिलियन रुपये की आय हुई है। गुणक लागू किया गया, आप 30.6 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। आपको ईडन आवासीय भवन से 252,500 रुपये की आय हुई है। गुणक लागू किया गया, आप 25.25 मिलियन रुपये प्राप्त करते हैं। आपको कालमंड और द रोज एंटरटेनमेंट कंपनियों से 217.03 मिलियन रुपये की आय हुई है। गुणक लागू किया गया, आप 21.703 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। पहली आय पुरस्कार के रूप में आपको पेशेवर स्क्रिप्ट लेखन और गीत लेखन कौशल मिलते हैं। कोई मिशन पूरा करने की आवश्यकता नहीं है ताकि मेजबान कौशल को स्थायी रूप से प्राप्त कर सके। आपको ग्लेज होटल से 50.8 मिलियन रुपये की आय हुई है। गुणक लागू किया गया, आप 5.08 अरब रुपये प्राप्त करते हैं। पहली आय
पुरस्कार के रूप में आपको पेशेवर शेफ कौशल मिलते हैं। कोई मिशन पूरा करने की आवश्यकता नहीं है ताकि मेजबान कौशल को स्थायी रूप से प्राप्त कर सके। ये केवल इस बिंदु पर था कि सिस्टम प्रॉम्प्ट्स की बौछार रुक गई। विवान की आंखें सामने की जगह पर स्थिरता से टिकी थीं। सिस्टम, ईडन आवासीय भवन का पहला आय पुरस्कार कहाँ है? विवान ने पूछा। ईडन आवासीय भवन सेरेनिटी आवासीय क्षेत्र का पहला आय पुरस्कार था। नतीजतन, इसके लिए कोई पहला आय पुरस्कार नहीं है। कम से कम, उसकी आंखों में निराशा का एक बड़ा संकेत था। उसने जो प्राप्त किया उससे कहीं अधिक की उम्मीद की थी। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि सिस्टम उसे पहला आय पुरस्कार नहीं देगा, फिर भी वह आशान्वित था। हालांकि यह सच था कि उसने बहुत सारा पैसा प्राप्त किया, लेकिन वह जो उम्मीद कर रहा था वह यह था कि उसे और अधिक संपत्तियां या व्यवसाय मिलेंगे जिन्हें वह प्रबंधित कर सके। लेकिन अंत में, उसे 3 अलग अलग कौशल मिले। हालांकि यह सच था कि उसे कौशल स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए किसी मिशन को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसे उन्हें प्राप्त करने का अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसका कारण यह था कि सभी कौशल जो उसने प्राप्त किए थे, वे वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता नहीं थे। स्क्रिप्ट लेखन, गीत लेखन, पेशेवर शेफ कौशल। वह मनोरंजन क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वह गायक नहीं बनना चाहता था और न ही वह अभिनेता बनना चाहता था। हालांकि ये दोनों कौशल उन मनोरंजन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जा सकते थे जो वर्तमान में उसके अधीन थीं। ये कुछ ऐसा था जिसे दीर्घकालिक निवेश माना जाएगा। जहां तक शेफ कौशल का सवाल था, वह पहले से ही खाना बनाना जानता था। हालांकि वह खाना बनाने में इतना कुशल नहीं था, लेकिन कम से कम यह एक स्तर पर था जिसे वे उसके लिए अच्छा मानते थे। हालांकि उसके पास बहुत सारी शिकायतें थीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सिस्टम पहले ही अपडेट हो चुका था। अब, चाहे वह कुछ भी करे या कहे, सिस्टम अपने निर्णयों को नहीं बदलेगा। सिस्टम, क्या मैं कम से कम ये जान सकता हूं कि मुझे कौशल क्यों मिले और संपत्तियां क्यों नहीं? हालांकि वह जो पुरस्कार प्राप्त कर चुका था, उसे बदलने वाला नहीं था, लेकिन यह समझने में कोई हर्ज नहीं था कि क्या हो रहा है। मेजबान को यह जानना चाहिए कि मेजबान द्वारा प्राप्त पहले आए पुरस्कार उन संपत्तियों से आए हैं जो उसे सिस्टम द्वारा दी गई थीं। और नतीजतन, सिस्टम ये तय कर सकता है कि मेजबान को किस प्रकार का पुरस्कार प्राप्त होगा। चूंकि पिछले महीने मेजबान ने संपत्तियां प्राप्त की थीं, तो इस बार सिस्टम ने मेजबान को कई कौशल देने का निर्णय लिया है जो उपयोग किए जा सकते हैं। मेजबान को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कौशल जो उसने प्राप्त किए हैं, वे स्रोत से संबंधित हैं। इसके अलावा, वे इस तरह से कंपनी को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं कि मेजबान उद्योगों पर एकाधिकार करना आसान हो। दूसरे शब्दों में, सिस्टम को उम्मीद है कि मेजबान अपने सिस्टम के अधिकार को तेजी से अपग्रेड करने की शर्तें पूरी कर सके। चूंकि मेजबान के पास पहले से ही कई व्यवसाय हैं, तो सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया कि मेजबान के अधीन वर्तमान कंपनियां उच्चतम स्तर पर हों। विवान ने गहरी सांस ली जब उसने एंजल को सुना जो समझा रहा था कि सिस्टम ने क्या किया। कुछ समय सोचने के बाद, उसने पाया कि सिस्टम के स्पष्टीकरण समझ में आ रहे थे। हालांकि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन उसने जो कौशल प्राप्त किए थे, वे इस तरह से उपयोग किए जा सकते थे कि वे उसके अधीन कंपनियों को बढ़ावा दें। क्या मेजबान उन पुरस्कारों का दावा करना चाहता है जो उसने प्राप्त किए हैं? ये केवल तब था जब विवान ने इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखा कि उसे याद आया कि उसने उन पुरस्कारों को प्राप्त नहीं किया था जो उसे दिए गए थे। आगे बढ़ो, विवान ने तुरंत स्वीकार किया। वह जानना चाहता था कि वह कौशल क्या है जो उसे प्राप्त होने वाला था। यह अच्छा होगा अगर यह बेहतर संस्करण हो, जैसे कि कंप्यूटर मास्टरी जो उसने प्राप्त की थी। जैसे एक उफान, कई यादों के टुकड़े उसके मन में उभरे। इसके बाद, विवान ने महसूस किया कि वह कुछ अजीब चीजों से परिचित होते हुए असहज महसूस कर रहा था। उसका मन तेजी से दौड़ने लगा क्योंकि उसके विचारों की गति बढ़ गई। उसके मन में कई विचार आए, कई व्यंजन भी उसके मन में आए। उसकी मांसपेशियों की याददाश्त को इस तरह से बढ़ाया गया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। इसके अलावा, उसे ऐसा लगा कि उसका मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ था, सिवाय उस समय के जब उसने पेशेवर मुकाबला कौशल प्राप्त किया था। जब उसने पेशेवर ड्राइविंग कौशल, पेशेवर बास्केटबॉल कौशल या पेशेवर मानव भाषा मास्टरी प्राप्त की थी, तो ये केवल उसकी मांसपेशियों की याददाश्त का सुधार था या टुकड़ों का प्रकट होना था। कौशल प्राप्त करने का केवल एक समय था जब उसने खुद को बदला था, वह था जब उसने पेशेवर मुकाबला कौशल प्राप्त किया था। उस समय, न केवल वह मजबूत और तेज हो गया था, बल्कि उसकी मानसिक क्षमता भी बढ़ गई थी। अब, ये एक और समय था। एंजल, क्या तुम्हारे पास ये समझाने का कोई तरीका है कि क्या हो रहा है? जैसे ही विवान ने कौशल प्राप्त करना समाप्त किया, जब वह इसके बारे में सुनिश्चित हो गया, तो उसने तुरंत सवाल किया। जितने अधिक कौशल मेजबान प्राप्त करता है या प्राप्त करता है, उतनी ही अधिक मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है।
और इस प्रकार यदि मानसिक क्षमता आवश्यक सीमा से कम है तो सिस्टम इसे सुधारता है ताकि मेजबान नए कौशल को समायोजित कर सके। विवान ने अंततः समझ लिया कि क्या हो रहा है। हर बार जब उसने सिस्टम से कौशल प्राप्त किया तो उसने हमेशा अपने मन में कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की थी, और चूंकि उनमें से प्रत्येक इतना विस्तृत था तो ये स्पष्ट था कि उसकी याददाश्त काफी भरी हुई थी। इस बड़े पैमाने पर जानकारी को स्टोर करने के लिए ये सच था कि उसे बड़ी मानसिक क्षमता की आवश्यकता थी। हर इंसान की अपनी सीमा होती है, यहाँ तक कि मस्तिष्क में याद रखने की चीज़ों की संख्या भी सीमित होती है। यदि कोई चीज़ों को मजबूर करने की कोशिश करता है तो यह एक ऐसा परिदृश्य होगा जहां आप Z में महारत हासिल करेंगे जबकि A को भूल जाएंगे। विवान ने गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि उसे अपने सिस्टम के अधिकार को अपग्रेड करने के लिए और अधिक करना होगा। ऐसा करने से शायद उसे सिस्टम से अधिक लाभ मिल सकेगा। हालांकि सिस्टम के पास उसके अधिकार को दूसरे स्तर पर अपग्रेड करने के बाद उसके लिए क्या है, ये वर्तमान में ज्ञात नहीं था, लेकिन वह निश्चित था कि यह अब जो वह प्राप्त कर रहा था उससे बेहतर होगा। और यदि जो वह वर्तमान में प्राप्त कर रहा था वह पहले से ही उसे कई लोगों के शीर्ष पर खड़ा करने के लिए पर्याप्त था, तो यह एक आश्चर्य होगा कि जब उसका अधिकार दूसरे स्तर पर होगा तो उसे क्या प्राप्त होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे ये देखना चाहिए कि इस बार मुझे कितनी राशि मिली है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन मैंने अभी तक इसे पूरी तरह से खर्च करना शुरू नहीं किया है। विवान ने अपने दिल में बुदबुदाया जब उसने अपना फोन निकाला, बैलेंस चेक करने के लिए तैयार। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके खाते में पहले से ही 200 अरब रुपये से अधिक थे। अब जो बचा था वह ये देखना था कि उसके पास सही बैलेंस कितना है। फ्लायर्स बैंक की बचत खाता बैलेंस 356,389,170,138 रुपीस है। विवान ने गहरी सांस ली जब उसने अपने फोन की स्क्रीन पर दिख रहे बैलेंस को देखा। उसके पास एक अच्छी खासी रकम थी जिसका वह कई व्यवसाय शुरू करने के लिए उपयोग कर सकता था। हालांकि इस बार वह सिस्टम से कुछ अच्छा नहीं निकाल सका, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अगले महीने इसे जाने देगा। सिस्टम का पूरा फायदा उठाने के अलावा वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उस कार्य को पूरा करे जो सिस्टम ने कहा था, ताकि वह सिस्टम में अपनी अधिकारिता का स्तर बढ़ा सके। इसके अलावा उसने अपना लैपटॉप निकाला और अपनी गोद में रखकर फिर से टाइप करने लगा। वह चाहता था कि वह नाथन से जल्द निपट ले। एक बात जो उसने जान ली थी वह ये थी कि आथन नाथन का बेटा था, इसलिए जब तक वह नाथन से निपटता है तब तक वह आथ की क्षमताओं को भी खत्म कर देगा। हालांकि वह आथ से बिल्कुल भी डरता नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस बात से डरता था कि आथ खेल खेल सकता है और सान्या और उसके माता पिता के पीछे पड़ सकता है। ये वह चीज़ थी जिसे वह नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसके पास यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था कि वह हमेशा दिन बचाने के लिए वहां होगा। हालांकि परिवार पहले ही शरीर को मजबूत करने वाले समाधान लेने के बाद मजबूत हो गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे गोलियों का सामना करते समय अजेय थे। जेजडा परिवार के संबंधों के साथ विवान मूर्ख नहीं था कि वह ये विश्वास करे कि आथ के लिए एक बंदूक प्राप्त करना कठिन होगा, और अगर वह सान्या या उसकी मां की हत्या करने का इरादा रखता है तो ये कुछ ऐसा होगा जिसका उसे पछतावा होगा अगर यह वास्तव में हुआ। रक्षा का सबसे अच्छा तरीका आक्रमण है। अपनी मां की मौत का बदला लेने के अलावा वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि आथ भविष्य में उसके लिए कोई परेशानी न खड़ी करे। विवान की योजना दिन के लिए सरल थी। वह ये सुनिश्चित करने जा रहा था कि जेजडा परिवार में मौजूद सभी लोग, जब तक कि वे नाथन के कार्यों से पीड़ित थे, तब तक वह सुनिश्चित करेगा कि वे नाथन पर हमला करें। कुछ लोग थे जिन्होंने न केवल अपने प्रियजनों को खोया था, बल्कि उन लोगों ने भी जो उन कार्यों को पूरा करने में असफल रहे थे जो उन्हें दिए गए थे। ये सब सिर्फ नाथन के कारण था, और निश्चित रूप से नाथन ने इन सभी चीजों को छिपा रखा होगा। और यही कारण था कि वह इतनी मेहनत करने जा रहा था ताकि वह सभी रहस्यों को उजागर कर सके जो नाथन ने उस पर रखे थे। एक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। विवान ने संबंधित लोगों को एक के बाद एक रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जिस तरह से उसने जानकारी भेजी, रिसीवर उसे वापस ट्रैक नहीं कर सके। एक एक करके उसने सभी रहस्यों, हत्याओं, सौदों को रोकने आदि को भेजा। ये सभी शेडी डील्स वही थी जो उसने पिछले दिन नाथन के ईमेल और कंप्यूटर हैक करके प्राप्त की थीं। न केवल उसने संदेश पाए, बल्कि उन दोनों पक्षों के बीच की रिकॉर्ड की गई कॉल भी। हालांकि कॉल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड थी, ये विवान की कंप्यूटर मास्टरिंग के सामने कुछ नहीं था। लगभग 30 मिनट बाद विवान खत्म हो गया। अब समय था कि वह कुछ और करे। लैपटॉप को एक तरफ रखते हुए उसने सीढ़ियों की ओर देखा जहां उसने देखा कि सान्या नीचे आ रही है। वह अपने प्रशिक्षण के ट्रैकसूट में शानदार लग रही थी। उसके द्वारा पहने गए लाल ट्रैकसूट ने स्पष्ट रूप से उसकी आकर्षक आकृति को उजागर किया। वह निश्चित रूप से बहुत से पुरुषों को लुभा देगी, लेकिन निश्चित रूप से विवान उनमें से नहीं था।
वह देखने के लिए स्वतंत्र था और उसे कोई रिप्रिमांड नहीं किया जाएगा। तुम क्या देख रहे हो? यह वह गलत था, क्योंकि सान्या ने अपने चेहरे पर एक भ्रुकुटी के साथ पूछा। विवान जानता था कि वह बस मजाक कर रही थी। मैं अपनी प्रेमिका को देख रहा हूँ, विवान ने कहा जैसे वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हंफ, सान्या ने हंफ करते हुए अपनी उतराई जारी रखी। आज वे प्रशिक्षण जारी रखने जा रहे थे। शाम हो चुकी थी और सान्या पहले ही काम से वापस आ चुकी थी। दोनों ने फिर विला से बाहर निकलकर विला के पिछवाड़े में चले गए। वहां पर्याप्त जगह थी जहां विवान सान्या को जो कुछ भी करना था उसे प्रशिक्षित कर सकता था। ये कुछ ऐसा था जो वे कुछ समय से कर रहे थे और यह तब तक जारी रहेगा जब तक सान्या उस स्तर पर नहीं पहुंच जाती जिसे विवान ठीक समझता था। अलिप्सस डॉट। जैसे ही विवान और सान्या अपने प्रशिक्षण और एक साथ समय बिताने में लगे थे, जेज़्डा हवेली में चीजें बेतरतीब हो रही थीं। नाथन पर हमले के दिन उसे अस्पताल भेजा गया। ये बस इसलिए था क्योंकि उसे बुरी तरह से पीटा गया था। लोग उसके पीछे आ रहे थे, एक के बाद एक, और हर कोई उसे एक टुकड़ा लेना चाहता था। और इसके परिणामस्वरूप उसे अच्छी खासी पिटाई मिली और कई उसकी हड्डियां टूट गईं। हालांकि एक पारिवारिक नियम था जो उसे उसके द्वारा झेले गए चोटों से बचाने के लिए था, लेकिन एक गुस्साई भीड़ को ये परवाह नहीं थी कि पारिवारिक नियम क्या है। उन्हें सबसे ज्यादा परवाह थी कि नाथन ही था जो उनके नुकसान में शामिल था। वे दिन रात अपने नुकसान के बारे में रोते रहते थे, और उन्होंने कभी नहीं जाना कि वह कौन था जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया। जब तक उसे बचाया गया, वह अच्छी स्थिति में नहीं था। वह बस इतना भाग्यशाली था कि उन लोगों में से कोई भी जो उस पर हमला करने आया था, उसने उसे पीटने के दौरान कोई हथियार का उपयोग नहीं किया। वर्तमान में नाथन अस्पताल में था। उसे परिवार के कई सदस्यों द्वारा सुरक्षा दी गई थी जो तटस्थ माने जा सकते थे क्योंकि वे नाथन के साथ किसी झगड़े में नहीं थे और न ही वे उसके सहयोगी थे। उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था कि न केवल नाथन इलाज के दौरान भाग न जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि उन लोगों में से कोई भी जो नाथन के कार्यों के कारण पीड़ित हुए थे, नाथन से निपटने का मौका न पाए। हालांकि इस समय नाथन को उन लोगों की परवाह नहीं थी जिन्होंने उस पर हमला किया था। उस समय उसके मन में जो चल रहा था वह ये था कि उसके सभी रहस्य कैसे उजागर हुए। हालांकि उसने सोचा कि रहस्यों का उजागर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखते हुए कि एक व्यक्ति था जो उसके फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में हैक कर सकता था जो किसी तरह उसके ईमेल से जुड़े थे, तो ये जानकारी के उजागर होने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ मुख्य समस्या ये थी कि उसने वास्तव में कुछ लोगों द्वारा पिटाई झेली थी, और उनमें से प्रत्येक उसके पास आया क्योंकि उन्होंने पाया कि वह ही था जो उनके द्वारा झेले गए नुकसान में शामिल था। जो बात और भी अविश्वसनीय थी वह ये थी कि हर एक व्यक्ति केवल उस ज्ञान के साथ आया था जो उन्होंने उसके कारण खोया था। इसका मतलब था कि दूसरी पार्टी ने उनके बारे में जान लिया था, सभी जानकारी को छांट लिया था और फिर उसे संबंधित रिसीवर्स को भेज दिया था जो कि जानकारी के टुकड़ों से संबंधित थे। हालांकि मैं ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि वह कौन था जिसने मेरे अधिकांश रहस्यों को लीक किया। ये किसी को जानने वाला होना चाहिए जो मेरे और परिवार के अन्य लोगों के बारे में जानता हो, उनके कार्यक्रम और उनके गुस्से के बारे में भी। नाथन ने अपने दिल में बुदबुदाया जब उसने उस कमरे की छत की ओर देखा जिसमें वह था। उसे यहाँ लाए हुए 1 सप्ताह हो चुका था। हालांकि चोटें उसे दर्द नहीं दे रही थी क्योंकि दवा का उपयोग उसे दर्द से राहत देने के लिए किया गया था। वह अभी भी घायल था, उसकी गरिमा को ठेस पहुंची थी। और हाँ, उन सभी लोगों ने जो उसे पीटा था वे उन लोगों के लिए जाने जाते थे जिनका गुस्सा बहुत जल्दी भड़क जाता था। इसलिए वे पारिवारिक नियमों की पूरी तरह से अनदेखी कर देते थे और जो कुछ भी उन्हें बेहतर महसूस कराता था वह करते थे। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं इस सब के पीछे सोच सकता हूं वह है जोनाथन। वह एकमात्र व्यक्ति है जो जानता है कि जब पिता या अन्य चाचा जानेंगे कि वह आथा पर हमला करने वाला था तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि उसके पास मेरी जानकारी में हैक करने की क्षमता नहीं हो सकती, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन लोगों को नहीं हायर कर सकता जो उन कौशलों के साथ हों। नाथन ने गुस्से और निराशा में अपने दांतों को भिंचते हुए कहा। कम से कम उसने इस क्षण में जोनाथन से नफरत करना शुरू कर दिया था। सभी अन्य बार उसने हमेशा सोचा था कि अन्य लोग उसके सफलता के रास्ते में बाधा डालते हैं। इसलिए जब तक एक व्यक्ति उसी स्तर पर या उससे नीचे था तब तक उसने नहीं सोचा कि वह व्यक्ति उसके दुश्मन बनने के लायक था। लेकिन अब, हालांकि वह इस बात से खुश नहीं था कि वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पराजित हुआ था जिसे उसने इतना नीचा समझा था, उसके पास उस व्यक्ति को अपने दुश्मन के रूप में इंगित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये शापित जुड़वां। पहले उस बेवकूफ नीलिमा ने यह सुनिश्चित किया कि हमारी पीढ़ी परिवार के प्रमुख की स्थिति नहीं ले सके, और अब अनिता का बेटा ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा बेटा, जो शक्ति का एकमात्र रास्ता था, एक बड़ा मौका खो दे। इस परिवार के नियम को फेंक दो, उन जुड़वां को फेंक दो। मुझे उन लोगों से नफरत है जिन्होंने कुछ बेवकूफ पारिवारिक नियम बनाए हैं। क्या बकवास है,
अगर किसी पीढ़ी का एक व्यक्ति घर से भाग जाता है तो उस शापित पीढ़ी को परिवार को चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसा विवान ने उम्मीद की थी। नाथन ने लंबे समय तक अपनी शक्ति की भूख के कारण जो दुश्मन बनाए थे वही उसकी गिरावट का कारण बन गए। हालांकि उन्हें नाथन के समान शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता था, लेकिन जब वे पारिवारिक नियमों द्वारा समर्थित थे तो वे स्टील और कंक्रीट से बने खंभों के समान मजबूत थे। जैसे ही नाथन को अस्पताल से रिहा किया गया, उसे परिवार के प्रमुख के विला में ले जाया गया जो हवेली के उत्तरी भाग में स्थित था। हालांकि उसकी टूटी हुई हड्डियों से वह अभी तक ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वह कम से कम व्हीलचेयर का उपयोग करके चलने के लिए पर्याप्त अच्छा था। जब उसे अपने पिता और चाचा के सामने लाया गया तो नाथन ने इसे अपने बेटे के साथ जोनाथन द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट करने का एक अवसर देखा। लेकिन उससे पहले कि वह एक शब्द भी कह पाता, परिवार के प्रमुख, जो उसके चाचा भी थे, ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। नाथन, क्या आपके खिलाफ सभी आरोप सच हैं या झूठ? नाथन का चाचा एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल पहले ही सफेद हो चुके थे और कुछ लंटें तो पूरी तरह से सफेद थीं। वह हेस्बोन जेसडा थे। वह वर्तमान में एक कैजुअल काले पैंट और शर्ट पहने हुए थे। यह उनका सामान्य पहनावा था जब वह कुछ गंभीर व्यावसायिक मुद्दों में शामिल नहीं होते थे। वर्तमान में वह विला के सम्मेलन कक्ष में मास्टर कुर्सी पर बैठे थे। वहां एक लंबा टेबल था जिस पर लगभग 50 लोग बैठक में उपस्थित थे। उनके दाईं ओर नाथन के पिता, जो परिवार के दूसरे कमांडर भी थे, बेंजामिन जेसडा बैठे थे। बाईं ओर एक और बूढ़ा आदमी था जो हेस्बोन के समान ही बूढ़ा था। वह हेस्बोन और बेंजामिन का चचेरा भाई अल्फ्रेडो जेसडा था। आधिकारिक तौर पर ये तीनों जेसडा परिवार के वर्तमान स्तंभ थे। जब तक इनमें से कोई भी व्यक्ति परिवार के किसी सदस्य से असंतुष्ट था, तब तक उस व्यक्ति का परिवार में जीवन अच्छा नहीं होने वाला था। कमरे में मौजूद अन्य लोग वे थे जिन्होंने नाथन के कार्यों के तहत पीड़ा झेली थी। हालांकि उनमें से कुछ परिवार में उच्च पदों पर थे और इसलिए उन्हें प्रश्न पूछने के लिए आने की अनुमति थी, लेकिन उनमें से केवल 3 ही थे। नाथन उस प्रश्न से चकित रह गया जो उसके सामने रखा गया था। उसने हमेशा सोचा था कि जब वह यहाँ आएगा तो वह एक अपराधी नहीं होगा बल्कि एक पीड़ित होगा। आखिरकार उसे इस स्थिति में पीटा गया था कि उसे व्हीलचेयर पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे कहा जा सकता था कि उसे पीटने वालों ने पारिवारिक नियमों को तोड़ा था। एक पीड़ित के रूप में वह इस मौके का उपयोग करने के लिए तैयार था कि वे उसे प्रश्न पूछने के दौरान जोनाथन को उचित सजा दिलाने के लिए सुनिश्चित करें। उस समय वह जोनाथन के लिए जो चाहता था वह एक साधारण घर में नजरबंदी या परिवार के व्यवसाय में शामिल होने से मना करना नहीं था। वह चाहता था कि जोनाथन, जिसे उसने अपना दुश्मन माना, परिवार से बहिष्कृत कर दिया जाए। जब तक परिवार का प्रमुख निर्णय देता तब तक इसमें कोई संदेह नहीं था कि चाहे अनिता कितनी भी भीख मांगे, वह कभी भी किए गए निर्णयों को बदलने में सक्षम नहीं होगी। इस प्रकार, हालांकि उसका बेटा अभी भी अपंग रहेगा, पारिवारिक नियमों के अनुसार उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसे परिवार के प्रमुख के पद के लिए प्रतिस्पर्धा से अयोग्य ठहराए। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं पीड़ित नहीं हूँ? मुझे देखो, क्या मैं इस समय इस घर में व्हीलचेयर पर नहीं हूँ? नाथन ने परिवार के 3 स्तंभों की ओर देखते हुए सवाल किया। नाथन के पिता या विवान और जॉन एथन के सीधे दादा बेंजामिन ने नाथन की ओर अपनी आंखें तिरछी की। उनके आंखों में गुस्से की एक झलक देखी जा सकती थी जब उन्होंने नाथन को घूरा। आखिरकार उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह बोलने से पहले उन्हें बोलने का अवसर मिले। हालांकि वह और हेस्बोन भाई थे, ये एक पारिवारिक बैठक थी और यहाँ एक पदानुक्रम था। इस प्रकार परिवार के एक स्तंभ के रूप में उन्हें उस पारिवारिक नियम का पालन करते हुए उदाहरण स्थापित करना था जो कहता था कि जब तक परिवार का प्रमुख बोलता है, जब तक किसी व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता। हेस्बोन ने नाथन की ओर देखते हुए अपनी आंखें तिरछी कीं। फिर उन्होंने पूछा, नाथन, जो प्रश्न आपको पूछा गया है उसका उत्तर दें। आप यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, न कि हम। तो मुझे बताओ, क्या आपके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सच हैं या झूठ? नाथन इस बात से नाराज था कि उसे यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी गई कि वह इस समय व्हीलचेयर पर बैठकर पीड़ित था। बिल्कुल नहीं। मेरे खिलाफ जो कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसके पीछे का सबूत कहाँ है? उन्हें सबूत लाने दो ताकि मैं देख सकूं कि उन्हें मुझ पर उंगली उठाने की इतनी हिम्मत कैसे हुई। ये सब एक धोखा है जिसे वे ये सुनिश्चित करने के लिए उपयोग कर रहे हैं कि वे पहले मुझे हमले के लिए सजा से बच सकें। इसके अलावा क्या ये एक तरीका नहीं है जिसका वे उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं बहुत सफल हूं और वे मुझसे जलते हैं? नाथन की चीख और शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को पहले तो चकित कर दिया। इसके बाद उन सभी ने जो उसके द्वारा अतीत या वर्तमान में गलत किए गए थे उसे भेड़ियों की तरह घूरा। उनकी नजरें इतनी तीव्र थीं कि आथा भी उन्हें महसूस कर सकता था, हालांकि वह उनकी दिशा में नहीं देख रहा था। लेकिन फिर भी उसने उन्हें अनदेखा कर दिया।
ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो आपने कहा है वह सच है। अगर नहीं, तो आपको पहले यहाँ लाए जाने के लिए की गई गलतियों के लिए न्याय किया जाएगा, फिर आपको हमारे सामने झूठ बोलने की गलती के लिए भी आरोपित किया जाएगा। हैस्बोन ने ठंडे स्वर में कहा। अगले क्षण उन्होंने कमरे में एक व्यक्ति की ओर देखा। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परिवार में उच्च अधिकार प्राप्त था, जो परिवार के वर्तमान बुजुर्गों के बाद दूसरे स्थान पर था। उन्होंने आगे बढ़कर प्रोजेक्टर चालू किया। फिर कई छवियां चमकने लगी जहां प्रक्षिप्ति की जा रही थी। प्रक्षिप्त छवियां उन छवियों की थी जिनमें नाथन और कई लोग शामिल थे जिन्हें परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं माने जाते थे। जो लोग उन्हें देख रहे थे वे तुरंत बता सकते थे कि दोनों पक्ष लड़ नहीं रहे थे, बल्कि एक सौदा कर रहे थे और एक दूसरे की उपस्थिति में सहज थे। जैसे ही नाथन ने प्रक्षिप्त छवियों को देखा, उसका खून ठंडा हो गया। जैसे ही वे अगली छवि के लिए साइड में खिसके, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वे छवियां थीं जिनकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे पाई जाएंगी। और जो बात और भी अविश्वसनीय थी, वह ये थी कि जिन लोगों ने ये छवियां ली थीं, वे इतने करीब थे कि उन्होंने उसकी चेहरे की भावनाओं को स्पष्ट रूप से दिखाने वाली तस्वीरें खींची थीं। यहाँ कौन था जो मुझे इस दौरान पीछा कर रहा था? क्या ये पारिवारिक नियमों के अनुसार है? यह मेरे लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मुझे बताओ, वह कौन था जिसने मेरी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ की? नाथन ने गुस्से और निराशा में चिल्लाया। अगर विवान यहाँ होता तो वह बस उस पर हंसता। कौन प्राइवेसी की बात करेगा जब वह जहाँ भी उन लोगों के साथ सौदे कर रहा था, वहाँ कई सीसीटीवी कैमरे थे। यही वह तरीका था जिससे विवान ने छवियां प्राप्त की। उसने बस हाल की फुटेज से वीडियो लिया, फिर स्क्रीनशॉट्स लिए और उन्हें परिवार के बुजुर्गों को भेज दिया। यही कारण था कि उपस्थित सभी लोग, यहाँ तक कि प्रोजेक्टर को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति, बुजुर्गों को छोड़कर, जब उन्होंने छवियां देखी तो चकित रह गए। यहाँ तक कि जब नाथन अन्याय के बारे में चिल्ला रहा था, तब भी उनमें से किसी ने उसे नहीं सुना, क्योंकि वे बस इस बात से बहुत चकित थे कि नाथन वास्तव में कुछ ऐसा कर रहा था जिसे परिवार में एक टैबू माना जाता था। पारिवारिक नियम कभी भी जेज़्डा परिवार के किसी सदस्य को उन लोगों के साथ सौदे करने की अनुमति नहीं देते थे जिन्हें वे दुश्मन मानते थे। और यही वे लोग थे जिनके साथ नाथन सौदे कर रहा था, जो जेज़्डा परिवार के सबसे बड़े दुश्मन थे। जब तक वे अपने सदमे में और गहरे नहीं डूबे, हैस्बोन ने अपनी गला साफ किया। जैसे ही प्रोजेक्टर को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति अपनी होश में आया, उसने आगे बढ़कर दिखाना शुरू किया कि अगला क्या प्रक्षिप्त किया जाना है। एक एक करके सबूतों के टुकड़े प्रस्तुत किए गए जो नाथन के कार्यों की ओर इशारा करते थे, जिन्होंने परिवार के कई लोगों को पीड़ा दी या यहाँ तक कि कुछ को मार डाला। इसके अलावा वहाँ सबूत भी थे जो ये दिखाते थे कि उसने उन हत्यारों के साथ कैसे संवाद किया था जिन्होंने जॉन एथन की हत्या करने का प्रयास किया था। लगभग 1 घंटे के बाद सभी सबूत सभी उपस्थित लोगों की आंखों के सामने प्रस्तुत किए गए। फिर सभी की नजरें नाथन पर गड़ गईं। इस समय नाथन का चेहरा एक कागज की तरह सफेद था। इस बार उसे पता था कि वह एक बड़ी मुसीबत में है। उसके विचारों के अनुसार नाथन को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। न केवल परिवार के प्रमुख ने यह तय किया कि उसने परिवार के इतने लोगों को पीड़ा दी है, बल्कि उसने उस क्षण में कई नियम भी तोड़े हैं। इस प्रकार परिवार के प्रमुख ने यह तय किया कि उस क्षण से नाथन को परिवार के व्यवसाय से संबंधित किसी भी चीज में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भविष्य में वह बुजुर्गों की परिषद का सदस्य भी नहीं रहेगा। ये कुछ ऐसा था जिस पर अधिकांश लोग गर्व करते थे जब उन्हें इसका मौका मिलता था। दिन के अंत में परिवार में हर कोई बुजुर्गों की परिषद का सदस्य नहीं बन सकता था। इस प्रकार केवल कुछ ही लोग थे जिन्हें इस पद को प्राप्त करने का मौका मिलता था। बुजुर्गों के पैनल के शीर्ष पर वे लोग थे जो वर्तमान परिवार के प्रमुख के परिवार से आए थे। इसका एक अच्छा उदाहरण बेंजामिन था। चूंकि उसके बड़े भाई ने परिवार के प्रमुख का पद संभाला था, उसे हैस्बोन के साथ संबंध के कारण परिवार में दूसरे कमांडर बनने का मौका मिला। नाथन के आथर और विवान के साथ संबंध के कारण वह एक बहुत अच्छे पद पर पहुंच सकता था जब तक उनमें से कोई भी परिवार के प्रमुख का पद प्राप्त करता। जहां तक अनिता का सवाल है, उसे कभी भी उस परिवार में नहीं गिना गया जो केवल पुरुष संतान को महत्व देता था। इसके अलावा उन्होंने ये भी तय किया कि उसके नाम के तहत सभी संपत्तियों को तुरंत उससे हटा दिया जाएगा। फिर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वह बाहरी दुनिया से जुड़ने वाली किसी भी चीज तक पहुंच नहीं सके। अलिप्सस डॉट विवान का जीवन इस समय काफी अलग था। उसने सान्या को प्रशिक्षित करना जारी रखा, जिसने उसे ये देखकर कभी निराश नहीं किया कि वह कितनी तेजी से सुधार कर रही थी। उसने उन कई चीजों को समझ लिया था जो उसने उसे सिखाई थीं। और निश्चित रूप से उसके प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए कुछ गैंगस्टरों को पीड़ित होना पड़ा। इस प्रकार दोनों ने शहर में घूमने की अपनी दिनचर्या जारी रखी, गैंगस्टरों की तलाश में, इससे पहले कि सान्या उन्हें पीट दे।
और अगर कोई ऐसा होता जो सान्या को चोट पहुंचाता या उसके साथ ठीक से बात नहीं करता, तो वह सुनिश्चित करता कि सान्या के खत्म होने के बाद उस आदमी को अच्छी तरह से पीटा जाए। यही उसका तरीका था। हालांकि वह उसकी रक्षा करता था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि वह उसके प्रशिक्षण में बाधा डाले जो उसके असली जीवन से संबंधित था। उन दोनों के कारण अब शहर में गैंगस्टरों की संख्या और भी कम हो गई थी। अनजाने में हर दिन एक समूह गैंगस्टरों को कई टूटी हुई हड्डियों के साथ या बेहोश होकर अस्पताल ले जाया जाता था। यही सान्या का तरीका था। वह उन लोगों के प्रति निर्दयी हो जाती थी जो कुछ ऐसा करने की हिम्मत करते थे जो उसे पसंद नहीं था, और जिन लोगों को उसने पहले उकसाया था उन्हें वह बस एक पिटाई देकर बेहोश छोड़ देती थी। शहर में गश्त करने वाले पुलिसकर्मी, जो हर दिन होने वाले कई मामलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, समय के साथ चकित रह गए। पहले 2 हफ्तों के दौरान उन्होंने देखा कि सड़कों पर गैंगस्टरों की संख्या अचानक कम हो गई थी। यह उनके लिए असामान्य था, क्योंकि उन्होंने कई बार कोशिश की थी कि वे सुनिश्चित करें कि सड़कों पर आपराधिक मामलों की संख्या कम हो जाए। अंत में वे केवल एक अस्थायी समाधान प्राप्त करने में सफल रहे, जिसके तहत वे रात में शहर में गश्त करते थे। अंत में ये केवल अस्थायी था। गैंगस्टरों ने गश्त को बेकार बना दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को निगरानी पर रखा था। जैसे ही उन्हें पता चलता कि पुलिस आ रही है, कई फोन कॉल किए जाते थे। इसके अलावा उनमें से कुछ पुलिस को उकसाने की कोशिश भी करते थे जब वे कॉल कर रहे होते थे। हे दोस्तों, पुलिस आ रही है, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। भाई, कुछ पुलिस तुम्हारी ओर आ रही है, वे तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, क्या तुम उनके साथ शामिल होना चाहते हो? ऐसे बयान कभी कभी दिए जाते थे। पुलिस को पता था कि वे एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में वे उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दूसरी पार्टी वास्तव में उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने से रोक रही है। अधिकारी ओलिविया, क्या आपको पता है कि क्या हो रहा है? हमारे अनुभव के अनुसार हम हमेशा कम से कम 5 गैंगों को गिरफ्तार कर सकते थे जो कहीं न कहीं अपराध कर रहे थे। फिर पिछले हफ्ते हम केवल 3 गैंगों को ही पकड़ सके, लेकिन अब इस समय एक भी गैंग को पकड़ना इतना कठिन है। हालांकि ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमें खुश होना चाहिए। मुझे संदेह है कि हम बिना ये जाने खुश हो सकते हैं कि हर गुजरते दिन में सड़कों पर गैंगस्टरों की संख्या कम क्यों हो रही है। और मैं बेवकूफ़ होता अगर मैं यह मानता कि वे इस समय एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आखिरकार उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें बड़ी संख्या में गैंगस्टरों की आवश्यकता हो। एक पुलिस वाहन के अंदर 2 पुलिस अधिकारी थे, एक पुरुष और दूसरी एक सुंदर महिला थी जिसके चेहरे पर एक साहसी अभिव्यक्ति थी। पुरुष पुलिस अधिकारी के छोटे काले बाल, ग्रे आंखें और अच्छी तरह से शेव किया हुआ ठोड़ी थी। जहां तक महिला का सवाल है, उसने अपने लंबे बालों को एक पोनीटेल में बांध रखा था। वह अपनी पुलिस की वर्दी में शानदार लग रही थी। वर्तमान में उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। जहां तक यह सवाल था कि क्या वह अपने बगल में बैठे व्यक्ति की बकवास सुन रही थी या नहीं, ये केवल उसे ही पता था। वह कार की यात्री सीट पर बैठी थी। वे उस दिन रात की गश्त पर थे। वह ओलिविया डेसमंड थी, और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था वह उसका साथी ब्रैंडन था। वे दोनों उन कई लोगों में से थे जो रात के दौरान आपराधिक मामलों को कम करने के लिए गश्त करने के लिए जिम्मेदार थे। ब्रैंडन एक इतनी सुंदर महिला का साथी होने के नाते वह निश्चित रूप से खुश था, और वह ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा कि वह उसके अच्छे पक्ष में रहे। अगर वह कर सकता तो वह वास्तव में उसके साथ डेट पर जाने की इच्छा रखता, लेकिन उसे पता था कि वह ओलिविया की पृष्ठभूमि के कारण इतनी आसानी से अपने कदम नहीं बढ़ा सकता। उसका पिता करतू शहर के पुलिस बल का पुलिस आयुक्त था। इस प्रकार जो कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता, वह निश्चित रूप से शहर में आसान जीवन नहीं जी सकता था। वे सुधार नहीं सकते। इस समय कोई ऐसा है जो गैंगस्टरों को पीट रहा है। मैंने जांच की है और पाया है कि हाल ही में अस्पतालों में बहुत सारे आगंतुक आ रहे हैं। इसके अलावा वहां अधिकांश लोग थे जो वहां गए थे, वे थे जिनकी हड्डियां टूटी हुई थीं या कुछ इसी तरह की स्थिति में थे। ओलिविया ने कहा। उसकी आवाज सुनने में अच्छी थी, सिवाय इसके कि उसमें कोई भावना नहीं थी। ये सुनने वाले को ठंडक का अनुभव कराता था, बजाय इसके कि वह उसकी आवाज से प्रभावित हो। ब्रैंडन ने ओलिविया की ओर चौड़ी आंखों से देखा। उसके मन में उसने शाप दिया, बकवास, अब मेरी वह मौका चला गया जिसे मैं कूल दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। अब मैं बेवकूफ़ की तरह लग रहा हूं कि मैंने पहले कुछ ऐसा जांचने की कोशिश नहीं की। जब उसने शाप दिया तो वह ये भूल गया कि वह कहां जा रहा है, और वह उस समय चालक था। क्या तुम गाड़ी चलाते समय देख सकते हो कि तुम कहां जा रहे हो? कोशिश करो कि जब तुम गाड़ी चला रहे हो तो अपनी ध्यान को सड़क से न हटाओ, अन्यथा मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा अगर तुम फिर से ऐसा कुछ करते हो। ओलिविया ने ठंडे स्वर में कहा। जब उसने उसकी बातें सुनी तब ब्रैंडन को याद आया कि वह गाड़ी चला रहा है।
उनके लिए भाग्यशाली था कि उस समय सड़क काफी साफ थी। बकवास, फिर से एक और मौका चला गया। मैं बार बार खुद को बेवकूफ क्यों बना रहा हूँ? ये फिर से नहीं हो सकता। ब्रैंडन ने अपने दिल में शपथ ली। साथ ही वह सोच रहा था कि ओलिविया किस प्रकार की साथी है कि वह वास्तव में उसे, अपने साथी को गिरफ्तार कर सकती है। क्या साथी एक दूसरे का समर्थन नहीं करते? वहां रुक जाओ, ओलिविया ने जल्दी से चिल्लाया। क्योंकि वह अभी भी गहरे विचारों में था, ब्रैंडन ने उसके कहने पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए ओलिविया को फिर से दोहराना पड़ा, इस बार वह और भी तेज थी। मैंने कहा कि गाड़ी रोक दो, ओलिविया ने ब्रैंडन को घूरते हुए चिल्लाया। जब ब्रैंडन ने अपनी होश में आया तो उसने बिना सोचे समझे ब्रेक पर पैर रखा और गाड़ी को सड़क के किनारे मोड़ दिया। ब्रेक दबाने के कारण टायरों ने चीख मारी। इसके अलावा उसने आपातकालीन ब्रेक भी दबाया। जैसे ही गाड़ी रुकी, ओलिविया ने ब्रैंडन को नाखुश नज़र से देखा और फिर उसने सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से कूद गई। चूंकि गाड़ी उस जगह से थोड़ी दूर रुकी थी जहां वह जाना चाहती थी, उसे दौड़ना पड़ा। ब्रैंडन उसके पीछे दौड़ा, और हालांकि वह एक पुरुष था, वह वास्तव में ओलिविया से धीमा था। वह ऐसी थी जो उससे मजबूत थी क्योंकि उसने छोटी उम्र से ही लड़ाई करना सीखा था। इस परिणामस्वरूप वह वास्तव में अधिकांश पुरुषों से मजबूत थी। हालांकि वह इस बात से खुश नहीं था कि वह उससे कमजोर था, लेकिन उसके पास उसके पीछे दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वे एक गली में पहुंचे, ओलिविया अचानक रुकी और उसने अपने सामने देखा। ब्रैंडन यह देखकर पजल था कि वह क्यों रुकी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने देखा, उसने वास्तव में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जो को चौड़ा खोल दिया। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।